यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता को अपन समझेंगे, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। और हाल ही में उत्तराखंड जो विधानसभा है उसने उत्तराखंड राज्य के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक को पास किया है। तो पूरे देश में इसकी चर्चा बनी रहती है। तो इस वीडियो में अपन समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और हमारे देश में कितने पर्सनल लॉज हैं, किस पर्सनल लॉज के अंदर कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी आती है। दूसरा, इसके समझेंगे कि इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, समझेंगे कि इसे लागू क्यों किया जाना चाहिए, इससे के क्या फायदे हैं। और जो लागू नहीं किया जाना चाहिए तो उसके संबंध में अपन और कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जो लागू नहीं किए जाने वाले जो बिंदु हैं उनका अपन समाधान कर सके। तो एक समान नागरिक संहिता को अपन कुछ डायमेंशन पर समझेंगे। सबसे पहले यूसीसी, तो सबसे पहला जो डायमेंशन होगा उसको अपन इसके बारे में समझेंगे, यानी अबाउट यूसीसी अपन समझेंगे। और इसके साथ ही अपन समझेंगे कि हमारे जो देश में पर्सनल लॉज हैं वो कितने हैं और किस पर्सनल लॉज के अंदर कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी आती है। तो पर्सनल लॉज को देखेंगे, पर्सनल लॉज। दूसरा समझेंगे कि जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं इसके विपक्ष में कि क्यों यूसीसी को लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो देखेंगे अगेंस्ट आर्गुमेंट, अगेंस्ट आर्गुमेंट। तीसरा समझेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, यानी फेवर आर्गुमेंट, फेवर आर्गुमेंट्स। तो अगेंस्ट आर्गुमेंट में जो आर्गुमेंट्स हैं उन्हें हम किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो इसको भी देखेंगे। जैसे वे फॉरवर्ड हुआ, तो सबसे पहले डायमेंशन यानी यूसीसी के बारे में समझते हैं कि यूसीसी है क्या। तो यूसीसी एक पूरे देश में एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों के जो पर्सनल मैटर्स हैं उनका समाधान किया जाएगा। हालांकि अभी भारत में कई ऐसे पर्सनल लॉज हैं जिनके द्वारा पर्सनल मैटर को देखा जा सकता है, जिन्हें अपन अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यूसीसी इन सभी पर्सनल लॉज को खत्म करता है और अपना एक मात्र कानून लागू करता है देश के अंदर सभी व्यक्तिगत मुद्दों पर। तो ये एक पर्सनल लॉज है, तो ये एक लॉ है और ये पर्सनल जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं उन पर लागू होने वाला नियम है। जैसे व्यक्तिगत मुद्दे हुए, शादी हो गई, तलाक हो गया, और किसी को व्यक्ति गोद लेता है वो हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो कई पर्सनल मैटर्स हैं, जैसे पर्सनल मैटर्स जैसे शादी हो गई, तलाक हो गया, किसी को आपने गोद लिया वो हो गया यानी अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया यानी उत्तराधिकार वाला नियम हो गया, और इनहेरिटेंस का हो गया यानी जो हमारे पिता और उनके पिता से संबंधित जो संबंध है, व्यक्तिगत मुद्दे हैं, वो उनसे संबंधित मुद्दे को ये यूसीसी देखता है।
अब देखते हैं कि हमारे देश में कितने ऐसे पर्सनल लॉज हैं और उनके अंदर कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी आती है। तो पर्सनल लॉज, तो सबसे पहला जो पर्सनल लॉज है वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। सक्सेशन एक्ट 1925, इस एक्ट के अंतर्गत तीन रिलीजियस कम्युनिटी आती है। पहली आती है क्रिश्चियंस, दूसरी पारसीस और तीसरी ज्यूस। क्रिश्चियंस, पारसीस और ज्यूस। जो दूसरा पर्सनल लॉ है उसको कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इस एक्ट के अंतर्गत हिंदू यानी हिंदू, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट ये चार रिलीजियस कम्युनिटी यानी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत आते हैं। और इनके सभी पर्सनल जो मैटर हैं उनको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। तीसरा जो पर्सनल लॉ है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर केवल एकमात्र रिलीजियस कम्युनिटी आती है, वो है मुस्लिम। तो ये हमारे सभी पर्सनल लॉज हैं जिनके द्वारा पर्सनल मैटर को सॉल्व किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए, यानी इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट देंगे। अगेंस्ट आर्गुमेंट, तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में आता है वो ये आता है कि हाँ है कि हमारे देश में कई धर्म के लोग निवास करते हैं और यदि हम एक ऐसा कानून लाते हैं जो सभी के लिए एक समान हो, उनके व्यक्तिगत मुद्दों से संबंधित, तो ऐसे में हमारे देश में रहने वाले जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी खराब होगी। उनकी आइडेंटिटी उनकी जो विविधता है वो खत्म होगी। तो आर्गुमेंट दिया जाता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, इसका उल्लंघन होगा। दूसरा इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि यदि हम इसे लागू करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में उसको वायलेट किया जा सके, क्योंकि शेड्यूल जो 7 है वो विषयों का बंटवारा करता है केंद्र में, राज्य में और समवर्ती विषयों के संबंध में। तो हो सकता है कि उसका वायलेशन हो जाए, यानी वायलेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
तीसरा जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अभी हमारे देश में पूर्ण रूप से समुदाय के बीच में सौहार्दता नहीं है, तो यदि हम इसे लागू करते हैं तो हो सकता है कि हमारे समाज में विच्छेद उत्पन्न हो। लैक ऑफ सोशल कंसेंसस, तो लैक ऑफ सोशल कंसेंसस तो लैक ऑफ सोशल कंसेंसस है। अब बात करेंगे कि ये जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में दिए हैं, तो इनके समाधान के लिए अपन कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिलीजियस डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी के खत्म होने वाली बात है, जो आर्गुमेंट है, उसका समाधान अपन अवेयरनेस फैला के कर सकते हैं, यानी इसके बारे में जागरूकता फैलाकर कर सकते हैं। सहकारी संघवाद के उल्लंघन करने वाला आर्गुमेंट है, उसमें हम पॉलिटिकल विल के द्वारा इसका समाधान कर सकते हैं। तीसरा, जो विभिन्न समुदायों के बीच में सौहार्दता की समस्या है, जो कभी कभी देखने सुनने में आती है, उसको अपन पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में कंसेंसस बना सकते हैं, सौहार्दता की स्थापना कर सकते हैं, जिससे उस समुदाय के बीच में सौहार्दता की स्थापना हो सकेगी। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला आर्गुमेंट है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 डीपीएसपी का ये कहता है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और अगर इसे हम लागू करते हैं तो ये संविधान के उद्देश्यों को पूरा करेगा। दूसरा, जो इसके फेवर में आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि एक समान नागरिक संहिता से जो हमारे रिलीजियस कम्युनिटी में जो डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस है पर्सनल लॉज के अंदर, उसे खत्म किया जा सकेगा, और जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता का प्रोत्साहन मिलेगा, यानी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकेगा। तीसरा है कि जो हमारे पर्सनल मुद्दों से संबंधित केसेस है उनके निपटान में तेजी ला सकेगी, यानी फास्ट लीगल प्रोसीजर। चौथा जो इसके फेवर में आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है कि इसके लागू होने से जो सेकुलरिज्म है वो प्रमोट होगा, सेकुलरिज्म, क्योंकि अभी वर्तमान समय में पर्सनल लॉज होने के कारण जो हमारे देश के कानून है वो उनमें विच्छेद उत्पन्न होता है पर्सनल मैटर्स को लेकर। तो अगर ये एक समान नागरिक संहिता लागू होती है तो पर्सनल मैटर में एक समान कानून होने के कारण इसमें जो सेकुलरिज्म है वो प्रमोट होगा। चौथा जो इसके फेवर में आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है कि इससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, क्योंकि ये कानून राष्ट्र के स्तर पर लागू होगा। तो इनहैंस नेशनैलिटी। तो ये यूसीसी से संबंधित पूरी बातें थी जिसको अपन ने डिस्कस किया।